नमस्कार, अमर उजाला .com के लाइव प्रोग्राम में आपका स्वागत है। एक बार मैं विनोद अग्निहोत्री फिर आपसे मुखातिब हूं और आज हम चर्चा करेंगे किसानों के समस्याओं पर, किसानों के असंतोष पर, किसानों के आंदोलन पर, जो केंद्र सरकार के 3 किसान कानूनों को लेकर के जिस तरह से पंजाब और हरियाणा के किसान दिल्ली की तरफ चल पड़े हैं और लगभग दिल्ली की सीमा पर आ चुके हैं और पिछले 3 दिनों से दिल्ली की सीमाएं लगभग सील हैं। तो उस मुद्दे पर हम बात करेंगे और हमारे साथ इस मुद्दे पर बात करने के लिए मौजूद हैं हमारे कार्यक्रम में जाने माने कृषि विशेषज्ञ और हमेशा किसानों की समस्याओं, उनके मुद्दों पर, कृषि से जुड़े हुए बुनियादी सवालों पर अपनी आवाज को मुखर करने वाले, लगातार लिखने वाले और बोलने वाले डॉक्टर देवेंद्र शर्मा जी। देवेंद्र शर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। देवेंद्र जी, पंजाब और हरियाणा के किसान दिल्ली चल पड़े हैं। पिछले 3 दिन से दिल्ली की सीमाएं लगभग सील है, खास करके जो सीमाएं पंजाब और हरियाणा के रास्ते को लगती हैं, तो उन पर काफी पुलिस का बंदोबस्त है और किसान वहां पर जमे हुए हैं। हालांकि सरकार ने उनको बुराड़ी के मैदान में आने की इजाजत भी दी है आखिर में। तो सबसे पहले आप बताइए कि आखिर अचानक किसानों में इतना गुस्सा, इतना असंतोष क्यों ये जो है पैदा हो गया? देखिए, हमें ये जानना बहुत जरूरी है हम कि इस माहौल में जबकि कहा जा रहा है कि ये पॉलिटिकली इंस्पायर्ड है, पॉलिटिकली मोटिवेटेड है या आड़तियों द्वारा ये इसका पीछे संचालन किया जा रहा है, ये सब बातें हम जो सुन रहे हैं, कुछ तो ये भी कह रहे हैं कि खालिस्तान के नारे लग रहे हैं, ये सब बातें हो रही हैं। मैं उसमें 2-3 बातें स्पष्ट करना चाहता हूँ। मुझे याद है कई सालों से मैं देख रहा हूँ पंजाब में कि किसानों ने बहुत बार ये वार्निंग दी है सरकार को कि अगर आपने एमएसपी को विड्रॉ किया, क्योंकि ये कई सालों से मुहिम चल रही थी कि एपीएमसी को खत्म करना है और एमएसपी को विड्रॉ करना है। ये मुहिम बहुत सालों से चल रही थी, एपीएमसी अमेंडमेंट और इन सब चीजों के माध्यम से। तो किसानों ने हर बार ये वार्निंग दी है कि आप देखिए यहां पर विद्रोह हो जाएगा, और ये वार्निंग दी गई है कि भाई अगर ये पंजाब में एमएसपी को टच भी किया गया तो इतना आसान नहीं होगा। आप सोचेंगे कि किसान इसको इतना सिंपल उस तरीके से या अडॉप्ट कर लेगा या एक्सेप्ट कर लेगा, क्योंकि इट इज ए क्वेश्चन ऑफ लाइफ एंड डेथ फॉर देम। तो आपने कहा कि अचानक क्यों हुआ? अचानक नहीं हुआ। अभी भी देखें, हम सितंबर से अभी 2 महीने हो गए हैं किसानों को लगातार पंजाब में आंदोलन करते हुए। कभी वो रेल ट्रैक्स पे बैठे हैं, कभी वो टोल बैरियर्स पे बैठे हैं, कभी वो रिलायंस के स्टोर्स को या पेट्रोल पंप को घेर के बैठे हैं। कहने का मतलब है कि वो इस सर्दी में, कड़ाके की सर्दी में किसान सड़कों पर हैं, रेल ट्रैक्स को, सड़कों को, ये सब जगह जो है पब्लिक प्लेसेस में उनका अपना आंदोलन या गुस्सा जाहिर रहा है। और ये 2 महीने से लगातार हम देख रहे हैं। और इसकी शुरुआत जब वो ऑर्डिनेंस 3 आए थे तो उसके बाद हम जानते हैं कि कितना पंजाब में किसानों का गुस्सा था, और वो हमें समझ भी आता है। और उसका आउटकम यह है कि अगर सबने देश में किसान यूनियंस ने मिलकर एक कॉल दी है कि दिल्ली चलो, तो ऑब्वियसली पंजाब ने उसमें लीड ली है। और पंजाब, अभी हम देख रहे हैं कि पंजाब का जो एक ये जो डिमॉन्स्ट्रेशन या डोमिनेंट ग्रुप है, जो पंजाब, ऑब्वियसली किसानों का जितना भी प्रदर्शन है उसमें डोमिनेंट तो ग्रुप पंजाब का है। और हम पंजाब को, मेरा ये मानना है, ये हम समझने की बहुत जरूरी है कि ये बहुत, विनोद जी, ये यूनिक मूवमेंट मैंने देखा है। इतने साल मुझे भी हो गए देखते हुए किसानों के प्रदर्शनों को या किसानों के मूवमेंट्स को, लेकिन इसमें यूनिकनेस ये है कि इस बार जो ये आंदोलन हुआ है, इट इज नाइदर ड्रिवन बाय रिलीजन नॉर ड्रिवन बाय पॉलिटिक्स। और किसानों ने मजबूर कर दिया दोनों को, रिलीजन को भी और पॉलिटिक्स को भी, उनको फॉलो करने के लिए, उनको पुश करने के लिए या उनको सपोर्ट करने के लिए। आप देखिए ना, एनडीए सरकार का एक बहुत बड़ा जो तबका था या प्लेयर था या एक उसके घटक था, अकाली दल को, पहले उन्होंने इतने दिन डिफेंड किया कि नहीं ये बहुत अच्छे लॉज हैं, सब कुछ ठीक है किसानों के लिए। उनको भी मानना पड़ा और उन्होंने एनडीए को छोड़कर एक मिनिस्टर की बर्थ को भी विड्रॉ किया। और अल्टीमेटली दे आर आल्सो ऑन द और लेट्स से बैकिंग अप द फार्मर्स। तो मेरा कहना यह है कि बहुत ये यूनिक प्रोटेस्ट है या ये मूवमेंट है, इसको हमें इस तरीके से देखना चाहिए कि भाई जो गुस्सा है वो सारा समाज आज पंजाब का किसानों के साथ खड़ा है, ये हम ना भूलें। 3-3 जनरेशन लोगों की प्रोटेस्ट में हुई है। आप ये देखिए कि यहाँ पर सिंगर्स हों, आर्टिस्ट हों या आम तबका बाजार के लोग हों, सब लोग किसानों की सपोर्ट कर रहे हैं। आई थिंक बहुत कम होता है कि इतनी मास मोबिलाइजेशन होती है। देवेंद्र जी, मुख्य मुद्दा यही है कि जो 3 किसानों के से संबंधित जो विधेयक
पारित किए संसद ने, पहले अध्यादेश के रूप में आए, किसान कानून जिनको कहा जाता है, उसमें मुख्य सवाल है एमएसपी को शामिल करने का। तो क्या एक एमएसपी का मुद्दा अगर सरकार मान ले, अगर एमएसपी को कानून में शामिल कर ले, तो आंदोलन समाप्त हो जाएगा? मुझे लगता है कि ये एक ऐसी डिमांड है किसानों की कि अब वो मुझे नहीं कहीं नजर आ रहा कि वो उससे शायद पीछे हटेंगे एक कदम या दो कदम, क्योंकि वो ये इसको समझने के लिए विनोद जी ये भी देखना पड़ेगा कि ये जो गुस्सा किसानों का है, ये सडनली ये जो 3 ऑर्डिनेंस आए थे उससे नहीं ये पनपा है, ये लगातार कई दशकों का गुस्सा है जो एक्यूमुलेट होके अब एक रास्ता मिला है उसको चैनलाइज होने का। मैं इसलिए ये कह रहा हूं क्योंकि आप देखिए, मैं आपके सामने 2-3 वो रखूंगा, आपके सामने डाटा रखूंगा ताकि हम समझ सकें कि कितना क्राइसिस एग्रीकल्चर में रहा है। अब देखिए, एक ओईसीडी की रिपोर्ट आती है, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट की, जो कि रिचेस्ट ट्रेडिंग कंट्रीज का ब्लॉक है। उनकी स्टडी एक होती है इक्रियर के साथ, दिल्ली में जो संस्था है, और वो कहते हैं कि 2000 से लेकर 2016-17 के बीच में, यानी 16 साल में किसानों को 45 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। और ये मेरा मानना है कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्राइसिस था एग्रीकल्चर में, लेकिन कहीं इसकी चर्चा नहीं हुई। और हर साल उन्होंने कहा कि 2.64 लाख करोड़ किसानों को लॉस हुआ। ये बहुत कंजर्वेटिव एस्टिमेट है, ये बहुत अंडर एस्टिमेट है। इसलिए अंडर एस्टिमेट कहता हूं क्योंकि उन्होंने कुछ ही फसलें ली हैं जिसके बेस पे उन्होंने कहा है कि 45 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। अब देखिए, 16 साल अगर किसान साल बाई साल या हर साल अपना नुकसान सहते आए हैं, तो हमें समझना चाहिए कि उनके परिवारों का गुजारा कैसे होता होगा। अब दूसरी बात देखिए, इकोनॉमिक सर्वे 2016 का विनोद जी कहता है कि किसान परिवार की औसतन आय 17 राज्यों में, यानी आधे देश में तकरीबन, वो 20,000 रुपए साल की है। क्या हम कभी सोच भी सकते हैं 20,000 रुपए साल की अगर उनकी आय है, तो इसका मतलब हुआ कि 1700 रुपए से हर महीने कम पे वो किसान गुजारा करते हैं, किसान परिवार गुजारा करता है। आप एक गाय नहीं 1700 रुपए में पाल सकते, तो आप इमेजिन करिए वो परिवार कैसे जीवित रहता होगा उस 1700 रुपए के ऊपर। ये सरकार के आंकड़े हैं। कहने का मतलब यह है कि ये जो डेलिबरेटली हमने एग्रीकल्चर को एम्पावरिश किया हुआ है या उस लेवल पे रखा हुआ है इतने दशकों से, तो गुस्सा तो किसानों का बिल्डअप हो रहा था ना, लेकिन वो कहीं चैनलाइज नहीं हो पाया। अब जब ये लॉज आए हैं, उनको दिख रहा है कि जो उनको थोड़ा बहुत एक आसरा भी था, सोशल सिक्योरिटी नेट था जो एमएसपी के माध्यम से, वो भी खत्म हो जाएगा। तो ऑब्वियसली जो आपने देखा है जिस तरीके से उनका रोष प्रकट हुआ है सड़कों पर जो है इतने दिनों से, इतने महीनों से, तो वो तो लाजमी था, वो होना था। तो उसको हमें इस संदर्भ में हमें देखना पड़ेगा कि ये कंटिन्यूअस प्रोसेस थी। और ये मेरा मानना है विनोद जी कि इट इज अ वेकअप कॉल फॉर द नेशन कि आप किसानों को सदा दबाए नहीं रख सकते हैं। आप ये मत समझिए कि किसानों को सेक्रीफाइस करना है ताकि इकोनॉमिक ग्रोथ हो। ये इकोनॉमिक डिजाइन जो है उसको अब बदलने का समय आ गया है, और ये ही एक मैसेज मुझे लगता है जो किसान कन्वे करना चाहते हैं। देवेंद्र जी, किसानों की एक बड़ी पुरानी मांग रही, आप स्वयं उस मांग के समर्थक रहे हैं कि उनकी जो कृषि उपज को बाजार के लिए खोला जाए, जो एक नियंत्रित बाजार व्यवस्था थी कृषि उपज को बेचने के लिए और जो सरकारी खरीद पर निर्भर थे, तो सरकार तो ये कह रही है कि हमने उससे उनको आजाद किया है, हमने उनको मुक्त किया है। अब तो किसान अपनी फसल कहीं भी बेचने के स्वतंत्र है। अब पंजाब का किसान तमिलनाडु में जाकर बेच सकता है, बिहार का किसान मध्य प्रदेश में जहां उसको अच्छा भाव मिले वहां बेच सकता है। ये बड़ी पुरानी मांग है, तो इसमें क्या ऐतराज है इससे? देखिए, ये जो मांग आप कह रहे हैं, मुझे याद है 1984 में एक पंजाब में एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हुआ था। वो गवर्नर के घर को उन्होंने घेराव किया था 7 दिन के लिए। उस समय शरद जोशी उसको लीड कर रहे थे। वो मार्केट इकोनॉमी के बहुत बड़े सपोर्टर हैं। उनका ये कहना था कि किया जाए। ये देखिए, 1984 और 2020 में ये अंतर है कि वो होते होते इस पीरियड में किसानों की डिमांड बदल गई है, किसानों की सोच भी बदल गई है, क्योंकि उन्होंने देख लिया कि एक्चुअली जो मार्केट्स हैं वो एक्सप्लॉयटेटिव हैं। अब देखिए ना, सिर्फ 6% किसानों को प्रोक्योरमेंट का प्राइस मिलता है या एमएसपी मिलता है देश में। ये शांता कुमार कमेटी ने कहा 6% किसानों को अगर एमएसपी मिलता है, 94% किसान तो ऑलरेडी मार्केट्स के ऊपर थे। अगर मार्केट्स इतनी एफिशिएंट होती तो मुझे बताइए कि आज जो हमारा कृषि में संकट है, इतना घोर संकट कैसे होता। ये जो अब हजारों किसान जो हर साल आत्महत्या करते हैं, वो क्यों करते हैं? मैंने आपको पहले जो आंकड़ा दिया था कि 20,000 रुपए अगर आधे देश में इनकम है, तो मुझे बताइए अगर बाजार के होते हुए ये इनकम है, तो क्या हमें समझ नहीं आना चाहिए कि बाजार है एक्चुअली हैज फेल्ड, मार्केट्स एक्चुअली हैव फेल्ड टू प्रॉप अप फार्मर्स। और इसमें एक चीज और जाननी बहुत जरूरी है विनोद जी
कि ये जो ओपन मार्केट की हम बात करते हैं, ये एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि हम सब ने इकोनॉमिक्स 101 पढ़ा है, 201 पढ़ा है, और उसमें हमें ये सिखाया मार्केट इकोनॉमी में ओपन मार्केट पे छोड़ दीजिए, कॉम्पिटिटिव होगा और उसमें किसानों को ज्यादा दाम मिलेगा। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि अमेरिका और यूरोप में ये जो डिजाइन है ओपन मार्केट का, वहां तो फेल हो गया, वहां फेल हो गया। देखिए 6-7 दशकों से अमेरिका में ओपन मार्केट्स ऑपरेट कर रही है एग्रीकल्चर में। उनका यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर के चीफ इकोनॉमिस्ट साहब की स्टेटमेंट है, और वो ये कहते हैं कि 1960 के बाद वो कहते हैं कि अगर आप इन्फ्लेशन को एडजस्ट कर लें तो किसानों की जो आय है अमेरिका में, इट इज ऑन ए स्टीप डिक्लाइन, वो लगातार गिरती जा रही है, और इतनी गिरती जा रही है कि इस साल अमेरिका में जो किसान है उनका जो कर्जा है या जो बैंकरप्सी है उनकी, जो दे आर सैडल्ड विद, इज $425 बिलियन। और ये हालात हैं आज की जो रूरल एरियाज में सुसाइड्स हैं अमेरिका में, वो 45% ज्यादा हैं अर्बन एरियाज से। तो और किसान जो है वो खेती छोड़ के जा चुके हैं या जा रहे हैं। अब एक छोटा सा मैं एक सेक्शन का आपको मैं उदाहरण देना चाहता हूं कि डेयरी फार्म्स, अमेरिका में बहुत डेयरी फार्म्स थे, और अभी 10 साल में 17,000 डेयरी फार्म्स बंद हो गए। और एक स्टडी कहती है कि 1970 के बाद 93% ऑफ डेयरी फार्म्स हैव क्लोज्ड डाउन इन अमेरिका। अब उसके बावजूद भी दूध की पैदावार बढ़ गई अमेरिका में। डेयरी फार्म्स बंद हो गए, स्मॉल डेयरी फार्म्स, दूध की पैदावार बढ़ गई क्योंकि 4, 5, 6 बड़े कॉर्पोरेट्स आ गए, अब वो दूध वो पैदा करते हैं। और अमेरिका के एक एग्रीकल्चर सेक्रेटरी थे रोनाल्ड रीगन के समय में, उनका कहना था गेट बिग और गेट आउट। और अभी डोनाल्ड ट्रंप के जो एग्रीकल्चर सेक्रेटरी हैं वो ये कह रहे हैं इन अमेरिका बिग गेट बिगर, स्मॉलर गो आउट। और दूसरी बात देखिए, जो इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट है वॉशिंगटन डीसी में, उसके डायरेक्टर जनरल ने इंडिया के लिए एक प्रिस्क्रिप्शन दिया है। वो कहते हैं मूव अप और मूव आउट। वही बात होगी ना। तो अगर ये हमारा डिजाइन जो हम अडॉप्ट अभी जो पॉलिसीज लाई जा रही हैं या जिसको हम रिफॉर्म्स कहते हैं, वो तो वहां अमेरिका और यूरोप में तो फेल हो गए। मुझे ये समझ नहीं आता कि व्हाई आर वी बोरोइंग ए फेल्ड मॉडल फ्रॉम अमेरिका एंड यूरोप। और मुझे बताइए किसी इकोनॉमिस्ट ने, मेनलैंड इकोनॉमिस्ट ने कभी हमारे यहाँ चर्चा की है कि ये रिफॉर्म्स क्यों अमेरिका में फेल हुए, ये रिफॉर्म्स यूरोप में क्यों फेल हुए? यूरोप में देख लीजिए आप, $100 बिलियन इज दी सब्सिडी सपोर्ट फॉर एग्रीकल्चर एवरी ईयर। $100 बिलियन के बाद मुझे याद है कुछ साल पहले मैं यूके फूड ग्रुप लंदन की मैं एक मीटिंग में गया, वहां पर हमें बताया गया कि 1 मिनट में एक किसान खेती छोड़कर बाहर जा रहा है। देखिए ये हाल इन देशों का है जहां कि हम मानते हैं मार्केट्स आर एफिशिएंट। मार्केट्स एक्चुअली आर सर्वाइविंग और थ्राइविंग ऑन सब्सिडी सपोर्ट इन दीज कंट्रीज। तो क्या हम वही मॉडल लेके आना चाहते हैं इंडिया में? मुझे लगता है कि इस पे दोबारा सोच करने की बहुत बड़ी जरूरत है। लेट अस नॉट पुट एग्री। क्या आपको लगता है देवेंद्र जी कि ये जो किसानों के कृषि क्षेत्र में सुधार के नाम पर जो 3 कानून लाई है सरकार, क्या इसके पीछे कहीं भविष्य में कॉर्पोरेट फार्मिंग और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के बीज भी छिपे हुए हैं कि एक तरह से पूरे एग्रीकल्चर सेक्टर पे कॉर्पोरेट का कब्जा हो जाए? बिल्कुल, ये तो क्लियर है। क्लियर इसलिए मैं कह रहा हूं कि जब किसान ये कहते हैं कि आप एक चौथा लॉ लेके आइए जो ये एमएसपी को लीगल अधिकार बना दे, तो मैंने देखा है जय पांडा जी का एक आर्टिकल मैंने देखा, वो तो बीजेपी के सीनियर लीडर हैं, उन्होंने कहा है कि अगर ये लॉ बना दिया गया, ये एमएसपी को लीगल कर दिया गया, तो ये रिफॉर्म्स फेल हो जाएंगे, इट विल बी अ डिजास्टर। ये उनके एक आर्टिकल में लिखा हुआ है। क्यों? इसका मतलब है कि जो कॉर्पोरेट्स प्रॉमिस कर रहे हैं कि हम किसानों को ज्यादा इनकम देंगे, ज्यादा दाम देंगे, यही कहा जा रहा है ना। इकोनॉमिस्ट भी यही कह रहे हैं, कॉर्पोरेट्स भी यही कह रहे हैं। अगर आप सभी ये कह रहे हैं कि किसानों को ज्यादा दाम मिलेगा, तो विनोद जी मुझे बताइए, किसानों ने जो कहा है, ये कॉर्पोरेट्स को और इकोनॉमिस्ट को तो उन किसानों के साथ खड़ा होना चाहिए। किसान भी यही कह रहे हैं कि अगर आप ज्यादा दाम दे रहे हैं तो कम से कम हमें मिनिमम तो अश्योर कर दीजिए, उसको लीगल बना दीजिए। और फिर कहा जा रहा है कि साहब अगर ये लीगल बन गया तो ये सारा डिजास्टर हो जाएगा। इसका मतलब साफ है कि जो प्रॉमिस किया जा रहा है, जो कमिट किया जा रहा है, उसकी वचनबद्धता नहीं है। और इसीलिए ये कंपनियां नहीं आगे आ रही हैं कि कमिट करके दें कि भाई ये किसानों को इससे लाभ होगा। तो अगर लाभ नहीं होगा तो फिर किसका लाभ होगा, ये हम सब जानते हैं। और ये जो इन्वेस्टमेंट आएगी, ऑब्वियसली कॉर्पोरेट इन्वेस्टमेंट होगी ना, जिसके ऊपर हमारा इतना ध्यान गया है, इतनी हम एक्साइटेड हैं। मेरा कहना है कि आप लाइए इन्वेस्टमेंट, जरूरत है देश में, कोई वो दो राय नहीं है। लेकिन व्हाई कांट यू एश्योर कि भाई किसानों को एक मिनिमम प्राइस मिलेगा। असली आजादी किसान की तब होगी, जैसा कि आपने पहले कहा था, कि बेंगलोर में बेचे या उड़ीसा में बेचे या चंडीगढ़ में बेचे, उसको ये पता हो कि मुझे ये मिनिमम फ्लोर प्राइस या बेस प्राइस या मिनिमम सपोर्ट प्राइस मुझे मिलेगा। वो तो हुआ ना असली आजादी किसान की। तो यही किसान मांग कर रहा है।
लेकिन देवेंद्र जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने और कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी ने दोनों ने बार बार कहा है, सरकार के प्रवक्ता भी कह रहे हैं कि एमएसपी खत्म नहीं होगा, एमएसपी जारी रहेगा और मंडियां भी जारी रहेंगी समानांतर रूप से। तो फिर क्या दिक्कत है? देखिए, ये जो प्रॉमिस के हो रही है ये बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि अभी किसी ने टच नहीं किया है एमएसपी को, ना एपीएमसी को। लेकिन किसान जो है वो इस बात को समझते हैं, इसका मतलब भी समझते हैं। उनका ये कहना है, मैं अभी किसी मीटिंग में जब गया था तो उन्होंने कहा कि एक गोविंदा का एडवर्टीजमेंट आया करता था, जोर का झटका धीरे से। अगर आप जोर का झटका जोर से लगा दीजिए तो मुझे नहीं मालूम क्या होगा, सरकारें बचेंगी भी कि नहीं। तो जोर का झटका धीरे से, तो आस्ते आस्ते हमारी ये जो प्रोसेस है इसमें आप समझिए जो किसान को कहना है। किसान ये कहते हैं कि अभी एक्चुअली इट इज नॉट वन कंट्री वन मार्केट, इट इज वन कंट्री टू मार्केट्स। एक मार्केट तो एपीएमसी के अंडर है, जो अंदर होगी, और एक मार्केट एपीएमसी के बाहर होगी। जब आपने एपीएमसी के बाहर कह दिया कोई भी आए और उसको कोई टैक्स के बगैर आप खरीद कर सकते हैं, और एपीएमसी के अंदर जो नॉर्मल जो नॉर्म्स हैं जिसमें टैक्स भी देना है आपको, वो सब चीज प्रोसेस चलेगा, तो लाजमी है कि कंपनियां भी बाहर से खरीदेंगी। जब बाहर से खरीदेंगे तो एपीएमसी जो है वो आस्ते आस्ते रिडंडेंट होती जाएगी। जब एपीएमसी रिडंडेंट हो जाएंगी, और ये तो सरकार ने कहा, ये वित्त मंत्री जी ने भी कहा था एक बैठक में कि बैठक में ही कि हम चाहते हैं कि एपीएमसी को खत्म कर दिया जाए। ये उन्होंने कहा है, तकरीबन ऐसा ही कुछ शब्द थे उनके। एपीएमसी को सब सरकारों को जोर डाला जा रहा है, ये उनका कहना था। एमएसपी, मैं कब से देख रहा हूं देश के इकोनॉमिस्ट कह रहे हैं कि एमएसपी इज एक्चुअली ए बॉटलनेक, उसमें या उसमें इस हर्डल जो प्राइस डिस्कवरी में, ये कहा जाता है। हमारा ये कहना है कि आप जो 6% किसान जिनको कि एमएसपी मिलता है, अगर वो सिस्टम जो है, अगर हम 100% किसानों को अगर वो फैला देते हैं, तो हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ, जहां तक किसानों की बात कर रहा हूं, उसका वो एक बड़ा क्लियर रास्ता है। और जो प्राइम मिनिस्टर कहते हैं सबका साथ, सबका विकास और आत्मनिर्भर भारत, मेरा मानना है उसका रास्ता गांव से होकर जाता है, और गांव में मुख्यतः खेती जो है वो एक बड़ा व्यवसाय है। तो अगर हम खेती को बिल्डअप करते हैं, तो और बिल्डअप मतलब है कि किसान के हाथ में ज्यादा इनकम आती है, तो मुझे नहीं लगता किसी को इस पर आपत्ति होनी चाहिए, बिकॉज वो जब इनकम ज्यादा आएगी तो डिमांड ज्यादा क्रिएट होगी। और आप देखिए जब इतनी डिमांड क्रिएट होगी, जब 50 करोड़ लोगों के पास ज्यादा पैसा आएगा, लुक एट द डिमांड इट विल क्रिएट। तो कहने का तात्पर्य यह है सर कि क्यों नहीं हम इंडिया का मॉडल, एक मिनट सर, क्यों नहीं हम इंडिया का अपना होम ग्रोन मॉडल, कि हम एपीएमसी को सारे कंट्री में फैलाएं और सारी कंट्री में एमएसपी को अश्योर करें। इसमें क्या हमें लगता है कि जरूरी है कि हमने बाहर से ही फेल्ड मॉडल को अडॉप्ट करना है? लेकिन ये बताइए, जब किसानों का ये तो हित जो है जो आप बता रहे हैं, उसके हिसाब से पूरे देश के किसानों का हित उससे जुड़ा हुआ है, तो फिर लेकिन आंदोलन जो है सिर्फ पंजाब और हरियाणा में ही क्यों इतना तेज है, या थोड़ा बहुत पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आप कह सकते हैं, बाकी मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, मध्य उत्तर प्रदेश, इन राज्यों में, या और जो कर्नाटक है, तमिलनाडु है, देश के अन्य हिस्से हैं, वहां के किसान क्यों नहीं आंदोलित हैं? वो तो अब शांति से अपना काम कर रहे हैं, तो ये क्या वजह है? देखिए, बिल्कुल ठीक कहा आपने, इस सवाल को भी ये बहुत सवाल पूछा जा रहा है। लेकिन देखिए, पंजाब में हम ना भूलें कि 99% तकरीबन जो पैडी है उसकी प्रोक्योरमेंट होती है, किसानों को एमएसपी मिलता है। वीट की जहां तक बात है, तकरीबन 80% वीट भी प्रोक्योर होती है। इसी तरीके से अगर हम हरियाणा में देख लें तो तकरीबन 75 to 80% प्रोक्योरमेंट वहां पर होती है। दोनों स्टेट्स में 80,000 करोड़ रुपया बाय वे ऑफ एमएसपी किसानों के पास आता है हर साल। जहां रही बाकी देश की बात, अब देश की बात में यह है कि मुझे याद है शरद पवार जब एग्रीकल्चर मिनिस्टर थे तो उन्होंने एक पार्लियामेंट में स्टेटमेंट दी थी कि 71% फार्मर्स को भारत में पता ही नहीं है कि एमएसपी क्या होता है। उनको यही नहीं पता कि व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ एमएसपी। अब जब किसानों को यही नहीं पता कि एमएसपी, तो आप कैसे एक्सपेक्ट करते हैं कि वो इस बात पे, इस डिमांड के लिए खड़े हो जाएंगे? तो ये लाजमी है कि पंजाब और हरियाणा के किसान है वो समझते हैं कि हमें कहां मार पड़ेगी, इसलिए वो ज्यादा उनका जो गुस्सा है या जो मूवमेंट है यहां पर केंद्रित है। दूसरी बात यह है कि अब जैसे अभी देखा हमने जो दिल्ली चलो में, अब बहुत सी स्टेट्स में वो फैल गया है, समझ आ रहा है उनको, शायद ये मूवमेंट में ये पीरियड जो था 2-3 महीने का, लोगों को समझना उसमें आसानी हुई है या उनको जानकारी मिली है, तो अब वो समझ रहे हैं कि हमने क्या खोया। क्योंकि अगर आज तक वो उनको एमएसपी नहीं मिल पाया और वो डिस्ट्रेस प्राइस यानी एमएसपी से कम प्राइस पर बेचते रहे, मजबूरी थी उनकी, मजबूरी थी, क्योंकि हमारे देश में, हमारे पॉलिसी मेकर्स ने उसका विस्तार ही नहीं किया जिसको करना चाहिए था। उन्होंने पंजाब हरियाणा के अलावा बाकी स्टेट्स को छोड़ दिया बाय एंड लार्ज। अब देखिए, सारे देश में 7,000 एपीएमसी की मंडियां हैं तकरीबन,
और अगर हमें सारे देश में मंडियां चाहिए 5 किलोमीटर रेडियस पर, तो हमें 42,000 मंडियां चाहिए। आप देखिए 70 साल में क्या हम मंडियां नहीं बना सके? क्यों हमने एग्रीकल्चर को इतने साल इग्नोर किया, जिसके करके किसानों की जो आय है, जैसा कि मैंने पहले कहा था, अगर 20,000 रुपए साल की आय है तो उसका कहीं ना कहीं हमें एज ए नेशन कहीं ना कहीं तो हमें भी शर्म आनी चाहिए कि इतनी इतनी लो इनकम क्यों है किसानों की। लेकिन देवेंद्र जी, इस जो किसानों की हालत है, या जिन जो आप कह रहे हैं मंडियां नहीं बन पाई, तो इसके लिए खाली मोदी सरकार ही जिम्मेदार थोड़ी है। ये तो 6 साल से है। इसके पहले की जो सरकारें हैं, उसमें कांग्रेस की भी सरकार है और बीजेपी की पुरानी सरकार है, या और जो सरकारें हैं, सारी जिम्मेदार होनी चाहिए। लेकिन सारा जो गुस्सा है वो मौजूदा सरकार के खिलाफ ही क्यों है? ये तो एक पूरी व्यवस्था का सवाल है। मैंने तो कहीं नहीं कहा कि इसकी जिम्मेवारी मोदी सरकार पर है। मैंने तो यह कहा था कि 70 साल में हम मंडियां नहीं बना सके, तो उसमें इतनी सरकारें आई, कितनी सरकारें गई, ये भी हम सब जानते हैं। लेकिन एग्रीकल्चर को डेलिबरेटली इग्नोर किया। यही मैं हर बार कहता हूं कि एग्रीकल्चर इन इंडिया हैज बीन डेलिबरेटली केप्ट इम्पॉवरिश्ड बाय सक्सेसिव गवर्नमेंट्स। ये इसलिए है क्योंकि इकोनॉमिक रिफॉर्म का जो मॉडल है वो ये कहता है कि खेती से लोगों को निकालकर शहर में लाया जाए। तो वो निकालने का रास्ता क्या है खेती से? सबसे बेस्ट तरीका ये है कि आप एग्रीकल्चर को अनइकोनॉमिकल बना दीजिए, और वो ही हुआ इतने दशकों से। और देखिए इन्वेस्टमेंट भी नहीं हुई। आरबीआई की एक स्टडी मैं आपके सामने रख रहा हूं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की, वो कहते हैं कि 2011-12 और 2017-18 के बीच में 0.4% ऑफ द जीडीपी पब्लिक सेक्टर इन्वेस्टमेंट इतनी हुई है। पब्लिक सेक्टर इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर वाज 0.4% ऑफ जीडीपी। अब बताइए, अगर हम इन्वेस्टमेंट ही नहीं करेंगे तो हम कहां से मिरेकल एक्सपेक्ट कर सकते हैं? अब मैं आपको इसका कंपैरिजन बताना चाहता हूं कि आपने कॉर्पोरेट्स को आप 6% जीडीपी का हर साल टैक्स कंसेशन दे देते हैं। 6% जीडीपी का टैक्स कंसेशन देते हैं। आप ये सोचिए, कभी ये 6% जो हम टैक्स कंसेशन देते हैं, अगर ये एग्रीकल्चर में इन्वेस्ट हुआ होता ओवर द पीरियड, तो आज तक एग्रीकल्चर की दशा और दिशा कहीं और होती। और वही हमें चाहिए कि वी नीड टू इन्वेस्ट इन एग्रीकल्चर, वी डोंट नीड टू इग्नोर एग्रीकल्चर। और सक्सेसिव गवर्नमेंट्स ने किया है। और ये जो वार्निंग है, मैंने पहले आपसे कहा था कि ये मूवमेंट जो है, इट इज अ वेकअप कॉल फॉर द गवर्नमेंट टू ब्रिंग बैक द फोकस ऑन एग्रीकल्चर एंड हाउ टू प्रोवाइड फार्मर्स एंड अश्योर्ड इनकम। किसान एक ही चीज मांग रहे हैं विनोद जी, कि हमें भी अश्योर्ड इनकम दीजिए, अश्योर्ड कीमत दीजिए। मेरे ख्याल से इसमें कोई गलत नहीं है। अगर मिनिमम वेजेस हो सकते हैं, अगर हमारी सबकी एम्प्लॉइज की सैलरी अश्योर्ड हो सकती है, मुझे बताइए कि किसानों ने क्या गुनाह किया कि उनकी इनकम जो है या उनकी जो प्राइसेस है वो अश्योर्ड नहीं हो सकते। देवेंद्र जी, इसमें एक सवाल ये उठ रहा है कि एमएसपी को लेकर तो एक कोर इशू बना दिया गया, लेकिन जो वो खत्म किया गया, जो आवश्यक वस्तु उपभोक्ता नियम जो है, जो एसेंशियल कमोडिटी एक्ट जो है, कहते हैं वो भी उतना ही, उसका खत्म करने से भी जमाखोरी बढ़ेगी, वो भी कहीं ना कहीं किसान के लिए जो नुकसानदेह हो सकती है। वो एक कोर इशू क्यों नहीं बन रहा है? वो सबसे बड़ा जो इशू है वो इकोनॉमिक्स का है। जो इकोनॉमिक्स का बेसिकली जो उनका जो प्राइस, जो उसको डिस्कवरी है किसान की, वो बेसिक इशू है। उसको मालूम है कि मैंने आज गोभी लगाई या मैंने आज भिंडी लगाई, अगर वो 1 रुपए में मुझे फेंकनी पड़े, या मुझे गाय को खिलानी पड़े, या जानवरों को फीड करनी पड़े, या सड़कों पे फेंकनी पड़े, तो वो उसका बेसिकली लाइफ एंड डेथ का इशू है। दैट इज वाई दे आर मोर कंसर्न अबाउट कि भाई ये जो इशू है, मुझे इनकम कैसे अश्योर हो, वो उनका जो डिमांड है वो आप सबके सामने है। जो आपने दूसरा जो ये कहा कि ये जो स्टॉक लिमिट हटा दी गई है, ये बेसिकली किसान को इतना इम्पैक्ट नहीं करता है, ये कंज्यूमर्स को इम्पैक्ट करेगा। और मैं आपको बताऊं, दुनिया भर में, अमेरिका में देख लीजिए, वॉलमार्ट जितना, उसके 50 साल हो चुके हैं अमेरिका में, उसकी तो कोई स्टॉक लिमिट नहीं है। लेकिन क्या अमेरिकन किसान की इनकम बढ़ी उसके बाद? नहीं बढ़ी। बल्कि एक स्टडी है ऑक्सफैम की, मुझे याद है, बहुत पुरानी स्टडी है, उसमें यह था कि जब से ये बिग रिटेल आई है, अमेरिकन किसान का जो शेयर था आउट ऑफ द डॉलर, वो 4% पे आ गया था। 4% पे आ गया था। क्यों? जो न्यू बैटरी ऑफ मिडलमैन है, वो उसका प्रॉफिट को अडॉप्ट कर लेते हैं, या उसको ले जाते थे। हम यहाँ छोटे जो आड़तीये हैं, हम उनको सभी लोग मानते हैं कि ये एक्सप्लॉयटर्स हैं, ये किसान का नुकसान करते हैं। मैं इसमें कोई ये नहीं है गलत, मैं नहीं कर रहा हूं कि वो सोचना गलत है, लेकिन जो बिग रिटेल है, क्या आप सोचते हैं वो एक्सप्लॉयट नहीं करते? क्या जो बिग रिटेल है, चाहे वॉलमार्ट हो, टेस्कोज हो, या हमारे भारत में भी जो बड़ी बड़ी कंपनियां, क्या वो एक्सप्लॉइट नहीं करती हैं? और ये दुनिया में देखा गया है कि वो प्राइस स्क्वीज करती हैं तो किसानों को मार पड़ती है। इसीलिए खेती से लोग बाहर जा रहे हैं, चाहे अमेरिका हो, चाहे यूरोप हो, चाहे कनाडा हो। आई थिंक दैट इज नॉट द मॉडल व्हाट इंडिया नीड्स।
इंडिया नीड्स ए होम ग्रोन मॉडल जो हमारे देश के, हमें शर्म क्यों आती है? वी हैव ए मॉडल विच इज रिमार्केबल इन इंडिया, विच इज रिमार्केबल इन द वर्ल्ड, विच इज ए यूनिक इन द वर्ल्ड, कि एमएसपी का जो स्ट्रक्चर है, एमएसपी का सिस्टम है, उसको हम मल्टीप्लाई क्यों नहीं करते, सारे देश में क्यों नहीं फैलाते? क्या कारण है? देवेंद्र जी, बस आखिरी सवाल इस चर्चा को विराम देने से पहले, सवाल क्या, मेरा एक ऑब्जर्वेशन है और शायद आप उससे सहमत भी हो, कि हमें याद है कि 80 के शुरुआती दशक में देश में तमाम बड़े बड़े किसान संगठन थे। शरद जोशी महाराष्ट्र में, महेंद्र सिंह टिकैत उत्तर प्रदेश में, पंजाब में भारतीय किसान यूनियन, अजमेर सिंह लाखोवाल और भूपेंद्र सिंह मान, इसी तरह विपिन भाई देसाई और नरेंद्र स्वामी कर्नाटक में, जिनकी तमाम रैलियां और आंदोलन हमने कवर भी किए। और ये इशू बड़ा, एग्रीकल्चर का इशू बड़ा कोर इशू बन गया था। मुझे उस समय याद, राजीव गांधी की सरकार थी। उसके बाद जैसे ही इकोनॉमिक रिफॉर्म आए, उसके बाद धीरे धीरे किसान जो आंदोलन जो थे वो खत्म होते गए, आप कहते हैं एकदम बिखरते गए। और आज देश में कोई उस तरह से केंद्रीय किसान संगठन नहीं है जो किसानों की इन सारी समस्याओं को लेकर के एक प्रेशर ग्रुप बना सके, एक जो है सरकार के सामने जो है बात कर सके। जैसे कि ट्रेड यूनियंस तो हैं, लेकिन किसानों की कोई केंद्रीय आवाज क्यों नहीं है? ये आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही है, और ये जैसा कि आप और मैं भी इतने सालों से मैं किसान नेताओं के साथ मिलता जुलता था, जिनके आपने नाम लिए वो मेरे भी मित्र थे, लेकिन ये एक बहुत बड़ा जो सवाल खड़ा है कि क्यों ये इकट्ठे नहीं हो पाए। मुझे याद है विनोद जी, 5 साल पहले मैंने एक प्रयास किया था इन्हीं के कहने पर, किसान यूनियंस के, कि भाई आप हम सब किसान यूनियंस को इकट्ठा कर दीजिए। मैंने एक चंडीगढ़ में प्रयास किया था, देश के 60 बड़े संगठनों का बुलाया गया था, इसमें बीकेयू के साथ मिलकर मैंने ये प्रयास किया था। उसमें पहली बार 60 संगठन एक प्लेटफॉर्म पर आए थे। 3 दिन की बैठक हुई, उसके बाद ये बैठकें चली, और यही एक मुझे अच्छा उसका आउटकम ये लगा कि आज सारे देश में कम से कम एक किसान नेता दूसरे किसान नेता को जानता है, वो डायलॉग बना, उनकी जान पहचान बनी, और वो वहां से प्रोसेस शुरू हुआ। और आज आप देख रहे हैं जो इतने 500 किसान यूनियन की हम बात करते हैं जो इकट्ठे हुए हैं, वो उसकी शुरुआत जो थी, मुझे लगता है कि 5 साल पहले चंडीगढ़ में किसान एकता नाम से जो एक इनिशिएटिव लिया गया था, उसके करके ये आज आप देख रहे हैं कि ये भी एक कम से कम इस लेवल पर पहुंचे हैं। लेकिन आपकी बात में दूसरा एक मुझे जो एक कंसर्न नजर आता है, आई एम श्योर आप उससे सहमत होंगे, कि ये अभी की बात नहीं है। आप देखें, जब महात्मा गांधी चंपारण गए थे, तब भी वो किसानों के जो उनको दाम नहीं मिलता था, उसके लिए उनकी जो सपोर्ट थी या उस जी, तो वहां से शुरू हुआ था। आज 100 साल बाद या 100 साल से ज्यादा हो गए हैं, आज भी वहीं पर क्राइसिस खड़ा हुआ है, आज भी चंपारण बना हुआ है देश। ये क्या बात है कि हम क्यों किसानों को एक अश्योर्ड इनकम नहीं दे पाते हैं? मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा सवाल है हमारे देश के इकोनॉमिस्ट को, हमारे देश के एग्रीकल्चर इकोनॉमिस्ट को, पॉलिसी मेकर्स को और किसान यूनियंस को, सबको मिलकर इस बात पे सोचना चाहिए। और सबसे ज्यादा जो है कंज्यूमर को सोचना चाहिए। कंज्यूमर को ये जानना जरूरी है कि जो किसान आपको थाली में खाना परोसता है, वो अगर खुद भूखा सोता है तो ये कितनी बड़ी विडंबना है, कितनी बड़ी शर्म की बात है। देखिए, तकरीबन डाटा ये कहता है कि 58% फार्मर्स जब रात को सोते हैं तो वो भूखे पेट सोते हैं। मुझे लगता है कि हम सब के लिए ये बहुत बड़ा एक सवाल है कि हम क्यों किसान के साथ नहीं खड़े हैं। देवेंद्र जी, इंटरनेट की समस्या के कारण हमारी बातचीत का क्रम बीच में थोड़ा सा अव्यवस्थित हो गया था। हम चूंकि इस कार्यक्रम को अब एक तरह से विराम की तरफ ले जा रहे हैं, तो मुझे लगता है आपने बहुत अच्छी बात कही कि जिस तरह से चंडीगढ़ में 5 साल पहले, जो 6 महीने पहले आपने जो एक प्रयास किया, या कुछ वर्ष पहले, और उसका एक तमाम किसान नेताओं के बीच में एक संवाद बना। मुझे लगता है कि गांधी जी के चंपारण आंदोलन हो, बाबा रामचंद्र का अवध के किसानों का आंदोलन हो, स्वामी सहजानंद सरस्वती का आंदोलन हो, बल्कि मैं तो और पीछे ले जाऊंगा, किसान विद्रोह और कुका विद्रोह के जमाने से भी किसानों की समस्या, अंग्रेजों के समय भी वही थी, और अंग्रेजी राज जब गया उसके बाद भी किसान लगातार आंदोलित होते रहे। लेकिन मेरा एक अपना मानना है कि किसान राजनीति इस देश से खत्म हो गई है। किसान जो पहले चौधरी चरण सिंह, आजादी से पहले सर छोटू राम, या चौधरी देवीलाल, या तमाम नाथुराम मिर्धा, कुम्हारा हमारे जैसे तमाम किसान नेता होते थे, प्रकाश सिंह बादल साहब खुद किसान नेता थे, वो जो किसान नेताओं का अभाव हुआ है देश की राजनीति से, तो किसानों की बात कहने वाले अब न संसद में बचे हैं न सरकारों में बचे हैं, वो भी एक कारण है। और मुझे लगता है कि किसानों को जिस तरह से तमाम सारे जो प्रेशर ग्रुप्स हैं समाज के, जिनकी अपनी लॉबीज हैं,
पॉलिटिकल पार्टीज में और इंस्टीट्यूशंस में, उसी तरह से किसानों का भी प्रेशर ग्रुप बनना चाहिए, किसानों के भी नेता सामने आने चाहिए, अलग अलग पार्टियों में भी किसानों के नेता किसानों की आवाज उठाने वाले हों, ताकि किसानों के जो हित है उनको सरकारें उनकी तरफ ध्यान दें। एक संतुलन होना चाहिए, कारपोरेट भी देश का हिस्सा है, अर्थव्यवस्था का हिस्सा है, किसान भी अर्थव्यवस्था का हिस्सा है, तो दोनों के बीच में एक संतुलन होना चाहिए। उपभोक्ता भी हिस्सा है देश के, तो ये संतुलन बनाना सरकारों की जिम्मेदारी है। और मुझे लगता है कि इसके साथ ही किसान नेताओं की भी एक बड़ी भूमिका होती है, और आप जैसे जो किसान मामलों से जुड़े हुए विशेषज्ञ हैं, जो लोग हैं, उनकी भी बड़ी भूमिका होती है। तो इसके साथ ही इस कार्यक्रम को हम जो है विराम देना चाहेंगे। अगर आप कोई टिप्पणी करना चाहें तो इस पर करें। मुझे बस एक ही बात कहनी है विनोद जी कि भाई किसान मूवमेंट्स में या किसान के राजनीति में तो अभाव है बहुत, और उसमें बहुत कुछ करने की जरूरत है। लेकिन मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं एक चीज जो बहुत ही महत्वपूर्ण है इस देश के लिए, कि एक डिस्कनेक्ट है अर्बन और रूरल एरियाज में। हमारे शहर के जो लोग हैं या शहर के जो बच्चे हैं पढ़े लिखे, वो एग्रीकल्चर से बिल्कुल ही कट चुके हैं। आप देखिए, जब मैं ट्वीट करता हूँ सोशल मीडिया पे, जब मैं कहता हूँ कि आज 2 किसानों ने आत्महत्या कर ली, मुझे बहुत दुख होता है जब मुझे उसका रिस्पांस ये मिलता है कि आप उन लोगों की बात कर रहे हैं जिनको तो मर जाना चाहिए था, जो देश के ऊपर बर्डन है। मुझे लगता है कि ये मानसिकता से हमें निकलने की जरूरत है। हमें ये जानना बहुत जरूरी है कि हम जो शहरों में रहते हैं या जो हम गांव में रहते हैं, हम एक ही समाज का हिस्सा है, और जब तक दोनों की ग्रोथ नहीं होगी तो देश का विकास नहीं हो सकता। वी कैन नॉट बी अ सुपर पावर। तो मुझे लगता है कि ये जो सोच है, इसमें जो मिडिल क्लास है और या अर्बन जो इलीट है, उन सबको भी अपना रोल अदा करना है। लेट अस नॉट थिंक कि एग्रीकल्चर या फार्मर्स जो हैं ये बैकवर्ड हैं या सबस्टैंडर्ड सब्जेक्ट है या इनएफिशिएंसी का ये एरिया है, उसको हम टच नहीं करेंगे। ऐसी बात नहीं है। फार्मर्स एक्चुअली सब्सिडाइज द कंट्री, ये हमें जानना बहुत जरूरी है। अगर आज हम सस्ता अनाज खा रहे हैं तो उसकी जो कीमत है असली, वो किसान पे करता है। ये हम ना भूलें कि किसान को जबरन हमने डेलिबरेटली वी हैव केप्ट हिम इम्पॉवरिश्ड, बल्कि किसान शायद ये नहीं जानता, या जानता भी होगा तो मजबूर है कि जब वो एक्चुअली अपनी पैदावार में पैदा करता है या कोई क्रॉप की बुआई करता है, तो व्हाट ही डजंट रियलाइज इज कि वो एक्चुअली घाटे का जो हार्वेस्ट है वो करेगा। और यही हम देखते आए हैं कि किसानों को उनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो भी नसीब नहीं होती है। तो ये इसका दबाव भी हमारा काम है, जो हम शहरों में हैं, पढ़े लिखे हैं, उस तबके समाज से आते हैं। आई थिंक वी हैव टू बी द वॉइस ऑफ द वॉइसलेस। और मुझे लगता है कि जब ये दोनों चीजें, तो आप देखेंगे कि किसानों की बात होगी। आपने कि जो शहरों में लोग हैं, और खासकर वो लोग हमारे आपके जैसे लोग जिनकी पृष्ठभूमि गांव की रही है, मैं तो मैं खुद गांव से भी आता रहा हूं, या एक बहुत बड़ी संख्या है शहरों में उन लोगों की जो गांव से आके शहरों में बसे हैं, या किसानों के बेटे हैं शहरों में आकर के नौकरियां कर रहे हैं, तमाम सारे सेक्टर्स में चले गए हैं, अच्छी अच्छी जगहों पर हैं। ये उनकी भी जिम्मेदारी है कि वो इस जो ये एक गैप है, जो अंतर है, वो उसको खत्म करें और एक पुल का काम करें, जो भारत और इंडिया के बीच में, जो भारत और इंडिया की एक पुरानी एक थ्योरी है, भारत और इंडिया के बीच में एक पुल बने, और इसमें हमारी आपकी सबकी जिम्मेदारी है। तो बस इसके साथ ही मैं इस चर्चा को विराम देना चाहूंगा। देवेंद्र जी, फिर कभी किसी मुद्दे पर, किसानों से जुड़े हुए किसी मुद्दे पर आपसे बात करेंगे। आपने समय निकाला हमारे लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।